सबको झप्पा लगाते रहे और फिर हाथ पकड़े और कैमरा की तरफ देख कर के कर। अभी भारत की क्या पोजीशन है? 13 तारीख को और फिर 21 तारीख को 2 बार पीएम मोदी ने बातचीत की ईरान के सदर से और कहा कि आप स्टेट ऑफ हुर्मुज को ओपन कर दो। उन्होंने हमारा देश कायर देश बना दिया है। हम इकलौता गैर मुसलमान देश थे एशिया के जिन्होंने विभाजन या तकसीम फिलिस्तीन का उसके खिलाफ हमने वोट डाला। हमारे देश में हम निडर थे, लेकिन अब हम गुलाम बन गए हैं। क्या अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है या अमेरिका का जो पेंटागन है उसका फैसला इजराइल करता है? हकीकत तो ये है कि इजराइल ने हमला किया और अमेरिका को या ट्रंप को मजबूर कर दिया कि वो भी इस जंग में शामिल हों। कि भारत को या मोदी जी को यकीन था कि ईरान में तख्ता पलट हो जाएगा, वो रज़ा पहलवी की सरकार बन जाएगी और उसके बाद फिर पूरा ईरान भारत के हाथों में होगा। ईरान की पॉलिसी वही होगी जो अमेरिका चाहेगा और अमेरिका भारत के साथ है। लेकिन इन दो पागलों ने, मैं इजराइल और अमेरिका की बात कर रहा हूँ, वो तो हार गए हैं। अमेरिका डूब रहा है और इजराइल उनके साथ ही डूब रहा है। ईरान का पलड़ा भारी है इस जंग में और अमेरिका खुद निकलना चाह रहा है किसी न किसी तरह, तो इंडिया पर क्या असर पड़ेगा इस जंग का? लेकिन ये मैं जानता हूँ कि जो कुकिंग गैस है हमारा, उसको हमारे पास स्टॉक्स जो है वो कोई 2-2.5 दिन के लिए है। फॉरेन पॉलिसी में या आलमी ताकतों में भारत इतना पिछड़ कैसे गया? ये दो लोग जो है, मोदी और जयशंकर, खास तौर पर जयशंकर, ये हमेशा सोचते आए हैं कि ये सारी दुनिया में एक ही महाशक्ति है और वो है अमेरिका। हेलो एंड वेलकम टू मिल्लत टाइम्स। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी। मिडिल ईस्ट की जंग बढ़ती जा रही है और जंगबंदी के आसार फिलहाल नज़र नहीं आ रहे हैं। ईरान का हमला अमेरिका और इसराइल पर लगातार जारी है और अमेरिका का बयान हर लम्हा बदलता जा रहा है। इस पूरे मौजू पर बातचीत करेंगे, पूरी सच्चाई को समझने के लिए, अमेरिका का मकसद जानने के लिए, ईरान को जानने के लिए और इस जंग का पूरी दुनिया पर कितना असर पड़ रहा है, मशरिक़ी वस्ता पर क्या असर पड़ रहा है। और इन तमाम मुद्दे पर बातचीत के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ दानिश्वर, साबिक़ कैबिनेट मिनिस्टर जनाब मनी शंकर अय्यर साहब। आप MP रह चुके हैं, मिनिस्टर रह चुके हैं और इन दिनों आप लगातार इस तरह के तमाम आलमी इशू पर लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। आपका यूट्यूब चैनल भी है मनी की बात सुनीत के साथ, जिस पर आप हिंदुस्तान के एक्सपर्ट्स के साथ मुख्तलिफ इश्यूज़ पर गुफ्तगू करते हैं। आपसे मेरी गुजारिश होगी कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है और पहले कमेंट में भी पिनअप कर दिया है। और सर से आगे बातचीत करते हैं। मनी सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आपने वक्त दिया और आप लगातार इन तमाम इश्यूज़ पर बातचीत भी कर रहे हैं। सर, ये जो मिडिल ईस्ट की जंग है, अमेरिका, ईरान और इसराइल, इस जंग को आप किस तरह देखते हैं और अमेरिका ने क्यों ईरान पर हमला किया? अव्वल तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मिडिल ईस्ट का शब्द आप इस्तेमाल करते हैं, मैं उसको कभी इस्तेमाल नहीं करता हूँ, क्योंकि हमारे लिए मिडिल ईस्ट तो सिएटल के बगल में है, कैलिफोर्निया में है। हम कहते हैं वेस्ट एशिया और मैं कहता हूँ विस्तृत वेस्ट एशिया या पश्चिम एशिया, क्योंकि उसमें अब शामिल है ईरान। तो इस रीजन को मैं विस्तृत वेस्ट एशिया कहता हूँ। तो वेस्ट एशिया में कौन कौन सा इलाका शामिल है? सारे अरब देश जी, सारे अरब देश जो कि सुएज कैनाल के पूर्व पर है और ईरान उसमें शामिल है। हम शामिल नहीं करते थे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में, लेकिन क्योंकि अब पूरे रीजन की बात करनी है तो मैं कह रहा हूँ इसको विस्तृत या एक्सपेंडेड वेस्ट एशिया, ग्रेटर वेस्ट एशिया। और भारत उसमें शामिल होगा कि नहीं? ना ना, बिल्कुल नहीं। हम दक्षिण एशिया के हैं। जी, तो मिडिल ईस्ट का जो लफ्ज़ है अमेरिका का दिया हुआ है? नहीं, अंग्रेज़ों ने दिया था, क्योंकि वो तो समझते थे कि लंदन ही और ग्रेनिच ही दुनिया का बिल्कुल केंद्र है
और क्योंकि निकट में था नियर ईस्ट, थोड़ा दूर में था मिडिल ईस्ट और फिर बहुत दूर में था फार ईस्ट, उन्होंने इन शब्दों का इस्तेमाल किया। ये बिल्कुल साम्राज्यवाद के शब्द हैं और मैं कहता हूँ, जैसा कि पंडित जी ने हमें सिखाया कि हम पश्चिम एशिया की बात करें, और जबकि हम ईरान को उसमें शामिल करते हैं तब हम ग्रेटर वेस्ट एशिया की बात करें, मतलब हिंदी में विस्तृत पश्चिम एशिया। जी, तो ये जो वेस्ट एशिया में जो क्राइसिस है, जो जंग चल रही है और अमेरिका आकर के ईरान पर हमला करता है, इसराइल ने हमला किया, उनके सुप्रीम लीडर को शहीद कर दिया, क्यों अमेरिका ने किया? क्या अमेरिका को ये राइट है कि जहां चाहे जिस पर चाहे वो हमला कर दे? अव्वल तो उनका कोई हक नहीं बनता है ये करने का, लेकिन मैं कैसे आपको बताऊं कि क्यों उन्होंने किया? क्योंकि हर दिन, हर घंटे, कभी कभी कि हर क्षण ट्रंप महाराज मामले को बदलते रहते हैं कि उनका मकसद क्या है। कभी कहते हैं कि हमें ईरान के न्यूक्लियर अस्त्रों को ख़त्म करना है, लेकिन पिछले साल जून महीने में उन्होंने तभी ऐलान कर दिया था कि ईरान के जितने भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं उन सब को हमने सत्यानाश कर दिया है। फिर वो कहते हैं कि नहीं, हम उनके बैलिस्टिक और ड्रोन फैसिलिटीज़ को हम ख़त्म करेंगे। फिर तीसरे दिन कहते हैं कि नहीं नहीं, हमारा इरादा ये है कि उनका सारा नेतृत्व जो है उसके गले काट दें, ताकि कोई नेतृत्व न रहे ईरान में, और ईरान की जनता आज़ाद होने पर वो खुद उठेगी और इन मुल्लों को निकाल देगी, आयतुल्ला को निकाल देगी, और कि तब अमेरिका पसंद कोई राज्य आ जाएगा। कभी कहते हैं कि नहीं, हम उनके जो तेल के फैसिलिटीज़ हैं, ख़ास तौर पर खर्ग द्वीप में, खर्ग आइलैंड में, उसको हम ख़त्म करेंगे। फिर वो कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुला रखना है। फिर अगले दिन कहते हैं कि हमारे जो मित्र हैं अरब देश, जो कि गल्फ़ के इस आसपास हैं, कि उनको बचाने के लिए हम इस जंग को चला रहे हैं। हकीकत तो ये है कि इज़राइल ने हमला किया और अमेरिका को या ट्रंप को मजबूर कर दिया कि वो भी इस जंग में शामिल हों। तो क्योंकि अमेरिका के तरफ से ये एग्रेशन शुरू नहीं हुआ था, इज़राइल के तरफ से शुरू हुआ था। इज़राइल जानती है कि क्या करना है, वो ये है कि ईरान को सत्यानाश कर दे, ताकि पश्चिम एशिया में एक ही शक्ति रहे जिसका प्रभाव पूरे रीजन में पड़ेगा, और वो बनेगा इज़राइल। और ईरान कहता है कि तुम हो कौन हमें ख़त्म करने के लिए, और हम तुम्हें ख़त्म करेंगे, और जबकि तुम ख़त्म हो जाते हो तब हम ही प्रभावी देश बन जाएंगे ग्रेटर वेस्ट एशिया में। तो ईरान जानता है कि वो क्यों लड़ रहा है, वो जीने के लिए लड़ रहा है। अमेरिका और इज़राइल, या ख़ास तौर पर अमेरिका, नहीं जानता है कि क्यों वो लड़ रहे हैं। और इज़राइल का जो मकसद है अब बिल्कुल साफ हो गया है कि वो कभी भी पूरा नहीं होगा और कभी भी पूरा हो नहीं सकता था। लेकिन इन दो पागलों ने, मैं इज़राइल और अमेरिका की बात कर रहा हूँ, वो तो हार गए हैं, क्योंकि जो उनका मकसद है, किसी भी इन 6-7 मकसदों में से कोई एक नहीं है जिसको वो पूर्ति कर पाएंगे। और ईरान का जो मकसद है जीने का, वो तो उन्होंने साबित कर दिया है कि वो है। तो इसलिए ईरान जीत चुका है और अमेरिका इज़राइल हार चुके हैं। अब आगे क्या होगा देख लेंगे। बिल्कुल, आपने बड़ी अहम बात कही और आपने बताया कि जंग दरअसल इसराइल ने शुरू की थी और इसराइल का अपना एजेंडा है। अमेरिका इस्तेमाल हो गया है इसराइल के कहने पर। तो ये अमेरिका और इसराइल का रिश्ता क्या है? क्या अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है या अमेरिका का जो पेंटागन है उसका फैसला इसराइल करता है? ऐसा है कि अमेरिका का कोई रोल नहीं था यहूदियों को तंग करने में। यहूदियों को जिस दिन से वो वहाँ यूरोप पहुँचे, उस दिन से लेकर 1945 तक
उनको तंग किया जा रहा था और फिर नरसंहार हुआ हिटलर के ज़माने में। तो जबकि इज़राइल बनी 1947 में, उसके पीछे षड्यंत्र करने वाले 3 बहुत महान शक्ति थे। एक अमेरिका, दूसरा रूस और तीसरा ब्रिटेन, जो कि उस ज़माने में शक्तिशाली थी। और हम जो थे, हम आज़ाद तभी बने क्योंकि अगस्त 1947 में हम स्वतंत्र हुए और नवंबर में हमें वोट डालना था। और हम इकलौता गैर मुसलमान देश थे एशिया के जिन्होंने विभाजन या तकसीम फिलिस्तीन का, उसके खिलाफ हमने वोट डाला। हम उन दिनों में एक धैर्य भरे हुए पार्टी थे। हमारे देश में हम निडर थे, लेकिन अब हम गुलाम बन गए हैं। बिल्कुल। तो इस पूरी जंग में जो इंडिया कहाँ पर खड़ा है, इस पर तो आगे बातचीत करेंगे। आपने बताया कि इंडिया गुलाम बन गया है और नज़र भी आ रहा है। अमेरिका और इजराइल का जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है वो क्या है? इस जंग के बाद क्या कहानी लिखी जाएगी? वो जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है जिसका जिक्र वो कर रहे हैं, वो बस बिल्कुल एक ख्वाब है, कभी नहीं होने वाला। इसलिए कि अमेरिका डूब रहा है और इजराइल उनके साथ ही डूब रहा है। जबकि किश्ती डूब जाती है ना, जो उस किश्ती पर चल रहे हैं वो भी डूब जाता है। तो यही हो रहा है वहाँ। तो उनका कोई न्यू वर्ल्ड ऑर्डर नहीं होगा। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तो एशिया का होगा, रूस, चीन, और यदि हम में हिम्मत हो, और मोदी जी का कोई हिम्मत नहीं है इस मामले में, लेकिन यदि हम होते, यदि पंडित जी जीवित होते, यदि इंदिरा जी जीवित होती, यदि राजीव जी होते, तो इसका स्वागत करके हम रूस और चीन से जुड़ते। और जो एक संस्थान है RIC, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, इसको हम पुनर्जीवित करते और साथ साथ ब्रिक्स का इस्तेमाल करते, जहाँ की ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। तो इनको जोड़कर हम RIC को ज़्यादा मजबूत करते और फिर मजबूती करके हम मुकम्मल तौर पर जनूबी दुनिया जो है, ग्लोबल साउथ, वहाँ इस संदेश को ले जाते और एक नया रूप देते हमारी गुट निरपेक्षता का, मतलब नॉन अलाइंड वर्ल्ड का। 2/3 राज्यों हमारे साथ थे जबकि इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी नॉन अलाइंड मूवमेंट में, लेकिन अब कौन है? कोई भी नहीं है हमारे साथ। हम तो हर दरवाजे पर खटखटाते हैं ये कहकर कि भवती भिक्षु देही, और कोई देता ही नहीं है। तो फॉरेन पॉलिसी में या आलमी ताकतों में भारत इतना पिछड़ कैसे गया? क्योंकि हम बिछड़ गए, क्योंकि हमने सोचा कि बजाय जो पुरानी दोस्तियां थी हमारे, उसको हम कायम करें, और बजाय ये सोचे कि हमारे पड़ोसी देशों के साथ हमारा अच्छा रिश्ता होना चाहिए, ख़ास तौर पर पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ, हमने सोचा कि नहीं, हम छलांग लगाएंगे 2 महासागर को पार करके 12,000 किलोमीटर पर जो अमेरिका है उसके साथ हम दोस्ती करेंगे। और दोस्ती करने में अमेरिका ने कहा कि आओ बच्चे, और फिर हाउडी मोदी का रैली हुआ और मोदी जी वहाँ पहुँचे हैं, क्या मुस्कुराहट उनके मुंह में, ट्रंप के हाथ को पकड़ते हुए, और ये ऐलान किया कि अब की बार ट्रंप सरकार। ये क्या दखल दे रहे हो किसी और की राजनीति में? लेकिन 60,000 हिंदुस्तानी, 60,000 संघी वहाँ बैठे थे। और उसके बाद जबकि कोविड शुरू हो चुका था, ट्रंप यहाँ आए, पहले उनको अहमदाबाद ले गए, और जो अपने ही नाम में उन्होंने एक स्टेडियम बनाया है, ये कभी पहले हुआ नहीं है, बल्कि बदल दिया है। सरदार पटेल का जो नाम था उसको नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया। अब कभी भी एक जीवित व्यक्ति के नाम पर कुछ नहीं बनता है। खैर, मोदी जी अलग किस्म के आदमी हैं।
तो उन्होंने किया और 2 लाख लोग सड़कों पर ट्रंप का स्वागत कर रहे थे। और फिर ट्रंप जब स्टेडियम पहुंचे तो अंदर तो 1 लाख थे और बाहर 2 लाख। और जबकि टाउन हॉल मीटिंग होती है अमेरिका में, कोई 200-250 लोग आते हैं। तो इनके लिए विचित्र चीज़ थी प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए कि इतने लाखों लाखों लोग मुझे देखने के लिए आए हैं। तो मोदी ने सोचा कि मैंने इसको पकड़ लिया है। और जब ट्रंप नहीं बने तो तब ज़रा घबराहट में रह गए मोदी जी। फिर ट्रंप वापस आ गए और जब वो वापस आए उन्होंने सोचा कि मुझे अब दिखाना है दुनिया को, अमेरिका को और सबसे ज़्यादा भारत के मतदाताओं को कि सबसे करीब जो जनूबी देश है अमेरिका के साथ वो है भारतवर्ष। और मोदी जी पहुंच गए और आम तौर जैसे वो सबको झप्पा लगाते रहे, सबको कुछ चुम्बन देते रहे और फिर हाथ पकड़े और कैमरा की तरफ देख कर हे के कर। अब इस आदमी ने सोचा कि अब जो ट्रंप आ गया है, जबकि इसकी बार अब ट्रंप सरकार है, कि हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे। और ट्रंप ने वहीं के वहीं उनको उल्लू बनाया, क्योंकि उन्होंने उनसे कहा कि हम तब आगे बढ़ सकते हैं जबकि आप मान लोगे कि $500 बिलियन तक, $500 बिलियन, मैं नहीं जानता हूं कि करोड़ों में वो कितना बनता है, अरबों अरबों बनता है। अब $500 बिलियन का तिजारत होगा भारत और अमेरिका के बीच में, और वो भी चंद साल के अंदर, 2-3 साल के अंदर। और ज़्यादातर उसका हिस्सा अमेरिका के निर्यात पर होगा और भारत के निर्यात कम हो जाएंगे। और जो सरप्लस हम अभी चलाते आए हैं जो कि तकरीबन 40 बिलियन की है, वो तो मिट ही जाएगा और बाकी सब हमें ख़रीदना पड़ेगा उनसे। उनका दाम जो भी हो, उसकी क्वालिटी जो भी हो, हमें मजबूर कर रहे थे कि हम उसको खरीद लें। और इसको ट्रेड डील कहते हुए मोदी जी वापस हिंदुस्तान आए और ठंड से हवाई जहाज़ से उतरे और उन्होंने सबको दिखाया कि ये है मोदी 56 इंच का और सबसे करीब का दोस्त है उनका अमेरिका के प्रेसिडेंट। और फिर ऑपरेशन सिंदूर हुई जी। और जबकि ऑपरेशन सिंदूर हुई तो मोदी जी ने, ट्रंप जी ने कहा कि शांत लाया गया है 4 दिन के अंदर, क्योंकि मैंने दोनों से कहा कि तुम इस लड़ाई को रोकोगे नहीं तो तुम्हें बहुत बुरा होगा, हम आपके ट्रेड को बंद कर देंगे। अब मोदी जी ने तो भारत को कह दिया था कि हम ही ने जंग शुरू किया और हम ही ने अपनी मनमानी में जंग को ख़त्म किया। और यहाँ हैं ट्रंप साहब जो कि कह रहे हैं कि नहीं, हिंदुस्तानी लोग वो लोग कर नहीं सकते हैं, हाँ मैंने ही करवाया। अब आज तक 100 मरतबा कम से कम ट्रंप ने ये कहा है कि मैंने ही करवाया। और मोदी जी अब इतने झिझक में हैं, इतने डरे हुए हैं कि ट्रंप से बात करने में भी उनको बड़ी मुश्किल हो रही है। और अभी हाल में जो पहले मर्तबा तकरीबन 1 साल में उनकी आपसी बातचीत हुई टेलीफोन पर, तो जो भारत का जो प्रवक्ता था, जो उसने बताया उस कॉन्वर्सेशन के बारे में बिल्कुल मुख्तलिफ था जो ट्रंप ने बताया या ट्रंप के प्रवक्ता ने बताया। ट्रंप के प्रवक्ता ने तो ये कहा कि मैंने उनको ये बताया, वो बताया, तीसरी चीज़ बताया और वो सहमत हुए मेरी पूरी पश्चिम एशिया पॉलिसी पर, और कि ईरान को मैंने ऐसे डांटा और उन्होंने मान लिया। और हम कह रहे हैं कि नहीं, हमने तो कहा कि नहीं, शांति होनी चाहिए, आपसी बातचीत होनी चाहिए। अरे हम उनको मशवरा दे रहे हैं कि बातचीत करो, तो हम क्यों पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं करते हैं? ये क्या है अजीब चीज़। तो दोनों बिल्कुल ऐसी कश्तियां हैं जो कि एक दूसरे को पार करके अलग अलग क्या कहते हैं डेस्टिनेशंस पर पहुंच रही हैं। अभी इसराइल और अमेरिका के ईरान पर हमला होने से ठीक 1 दिन पहले नरेंद्र मोदी साहब इसराइल से लौटे।
तो ये जब कोई इसराइल नहीं जाना चाह रहा था, आप लौटने की बात कर रहे हो, मैं तो जाने की बात करना चाहता हूँ। इस परिस्थिति में जी जबकि कोई ज़रूरत ही नहीं थी कि वो इज़राइल जाए, और उसके नतीजे से ये पता लगता है कि न तो उन्होंने कुछ खास मांगा, न तो उनको कुछ खास मिला। वहाँ क्यों गए? क्यों गए? क्योंकि इज़राइल से उनका बहुत लगन है। ये यहूदी लोग जो हैं, इन्होंने सही दिखाया है कि मुसलमानों के साथ कैसा बर्ताव होना चाहिए। 72,000 मासूम बच्चे, छोटी छोटी महिलाएं, छोटी छोटी बच्चियां, महिलाएं, मासूम बुजुर्ग, इन सब को जान से मारा है और आज तक वो चल रहा है। जबकि ये है परिस्थिति, तो तब आप जानेंगे कि इज़राइल जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। और किसी को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उन्होंने भी खुद नहीं बताया कि वो क्यों गए। और सबको पता था, ये नहीं पता था कि 26 तारीख को या 28 तारीख को कुछ शुरू होने वाला है। इतना पता था कि चंद ही दिन में जंग छेड़ा जाएगा। अब ऐसे मौके पर वहाँ जाना, ये क्या कूटनीति है? तो इनको डर है अमेरिका से बात करने में, इनको डर भी है पाकिस्तान से बात करने में। और पाकिस्तान ने अपनी कूटनीति में एक बहुत क्षमता दिखा दिया, बहुत चतुर लोग हैं। और उन्होंने कहा कि ये ट्रंप जो है, ये जो चाहता है हम कह देंगे कि हम दे देंगे, जबकि उनके हाथ में नहीं था देने का। तो पहले उन्होंने कहा कि हम आपको नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए, मिला नहीं, लेकिन कहा उन्होंने। वैसा ही जबकि जारेड कुशनर, ट्रंप के दामाद, वो वहाँ पाकिस्तान आए तो उन्होंने कहा कि आपको क्या रेयर अर्थ मिनरल्स चाहिए, बलूचिस्तान में बहुत है, आप जितना ले जाना चाहते हो ले जाओ। और ये भी कहा कि जो भी अस्त्र आप हमें बेचना चाहते हो उसको हम खुलेआम खरीदेंगे। और अमेरिका खुश हो गया। उस बीच में चीन के साथ पाकिस्तान के रिश्ते बहुत ही करीब के हैं अरसों से। अब रूस भी हमसे ज़रा क्या कहते हैं, नाराज़गी नहीं, लेकिन दे हैव गॉट डिस्टेंस फ्रॉम अस, वो भी पाकिस्तान के नज़दीक आ रहे हैं। तो आज के दिन रूस, अमेरिका, चीन तीनों लगे हुए हैं ये फील्ड मार्शल मुनीर से किसी न किसी तरह रिश्ता रखने का, और कहीं शादी हो गई तो बेहतर होगा। अब ये है परिस्थिति। और हमारे यहाँ क्या हो रहा है, पुतिन आए 5 साल के बाद और रहे 48 घंटे भी नहीं। चीन के साथ जो भी हम कोशिश करते हैं, कुछ आगे मामला नहीं बढ़ता है। पाकिस्तान, अमेरिका के साथ आप जानते ही हो कि जितना भी हमने घुटना टेका उतना ही वो हमें लात मार रहे हैं। तो इस सूरत हाल में जिस ईरान के साथ हमारे 5000 साल के रिश्ते हैं, ये नहीं कि इस्लाम के द्वारा आया, हमारे वेद में जो लिखा है और जो जिंद अवस्था में लिखा है, उनमें इतना भाषा मिलता है, इतना सोच मिलता है कि तब से लेकर हम ईरान के साथ रहे हैं। और हमारी आधुनिक हिंदुस्तानी जो तहज़ीब और तमद्दुन है, उसमें ईरान का देन बहुत ही ज़्यादा रहा है। तो ये है देश जिसके साथ हमारे सबसे करीब के रिश्ते होने चाहिए, लेकिन वो होने के बजाय क्योंकि वहाँ आयतुल्लाह बैठा है और हम पसंद नहीं करते हैं कि वहाँ एक शंकराचार्य नहीं बैठा है, तो इसलिए हम दूर रहते हैं। लेकिन अफ़गानिस्तान के साथ हमारी बड़ी दोस्ती हो गई। क्यों? क्योंकि वो पाकिस्तान से लड़ रहे हैं। अब ये क्या बकवास कि एक छोटा मुल्क पाकिस्तान को हम इतनी केंद्रीय स्थान दें हमारी फॉरेन पॉलिसी में कि बाकी सबको छोड़कर इनके साथ जो दुश्मनी है उसको बढ़ाओ, वो बन जाता है हमारी फॉरेन पॉलिसी।
अभी आपने एस जयशंकर का बयान देखा होगा, जो ऑल पार्टी मीटिंग इन्होंने बुलाई थी, और लोगों ने पूछा अपोजिशन पार्टी ने कि पाकिस्तान मीडिएटर बना हुआ है अमेरिका और ईरान के बीच में, तो उनका जवाब था कि हम दलाल देश नहीं हैं। अब ये क्या, बहुत ही दुख हुई मुझे इस शब्द को देखकर। ये फॉरेन सर्विस के हैं, जी ये फॉरेन सेक्रेटरी बने, हमारे खसूसी एम्बेसडर में से थे। उनको तो कुछ जानना चाहिए था कि कूटनीति का ज़बान जो है वो क्या होता है। लेकिन क्योंकि अब वो मोदी जी की छवि में आ गए हैं, उन्होंने मोदी जी से सीख लिया है कि किन गंदे गंदे शब्दों का इस्तेमाल करें। तो उन्होंने कहा कि ये दलाली देश है। तो इसका क्या मतलब कि ट्रंप किसी को, स्टॉर्मी डैनियल्स को ढूंढ रहा था और पाकिस्तान ने उनका साथ दिया? क्या मतलब है ये दलाली का? दलाल तो हमने अपने ही सड़क को दलाल स्ट्रीट का नाम दिया है, तो क्यों दलाल का ऐसा दुरुपयोग आप कर रहे हो? खैर, उन्होंने कहा दलाल, और वॉशिंगटन हो, मॉस्को हो, बीजिंग हो, तेहरान हो, वो सब कहते हैं कि कोई दलाल नहीं है, ये वो निष्पक्ष देश है जो कि शांति हमारे बीच में ला सकता है। और आप दशक 50 के बारे में सोचिएगा, तब भारतवर्ष एक ही देश था जो कि चीन का, मतलब कि चीन का सवाल हो या कोरिया का सवाल हो या इंडो चाइना का हो या एंग्लो फ्रेंच इजरायली इन्वेजन ऑफ सुएज का सवाल हो या कॉन्गो का हो या साइप्रस का हो, जवाहरलाल नेहरू के भारत को वो जगह दिया जाता था कि मीडिएशन नहीं, कि कुछ मेज़बानी करने के लिए नहीं, लेकिन असलियत में अमन को लाने के लिए, अमन का निर्माण करने में भारत कर सकता है। और अब पाकिस्तान को आपने अपनी कूटनीति से और ऑपरेशन सिंदूर के नतीजे से आपने पाकिस्तान को भारत का स्थान दे दिया। और भारत कहाँ है? कोने में रो रहा है, कहते हैं कि दलाली हो रही है, दलाली हो रही है। ये क्या मतलब? ये क्या पॉलिसी? उन्होंने हमारा देश कायर देश बना दिया है। अभी भारत की क्या पोजीशन है? 13 तारीख को और फिर 21 तारीख को 2 बार पीएम मोदी ने बातचीत की ईरान के सदर से और कहा कि आप स्टेट ऑफ हुर्मुज को ओपन कर दो। और कुछ नहीं कहा, इतना ही कहा, क्योंकि ट्रंप ने उनसे कहा था कि आपको बहुत चोट लग रहा है तो आप भी इसमें जुड़ जाइए। लेकिन उन्होंने, जबकि आयतुल्लाह खामेनेई का मौत हुआ, तब उन्होंने, तब या आज तक कुछ दुख प्रकट किया है? अभी तक उनके लिए नहीं किया। इतना ही नहीं, न तो राष्ट्रपति गए, न तो प्रधानमंत्री गए, न तो विदेश मंत्री गए, न तो और कोई मंत्री गया वहाँ कंडोलेंस बुक में अपना हस्ताक्षर डालने के लिए। और फिर क्योंकि हंगामा मच रहा था हमारे सड़कों में, इसलिए उन्होंने विक्रम मिश्री, बेचारा वो एक सरकारी नौकर है, उसको भेजा और डरे डरे वो वहाँ गया और जल्दी से करके अपना हस्ताक्षर डालकर वापस आया। अब ऐसा हम उनके साथ बर्ताव रखते हैं। वो बहुत कुछ हमारे लिए, तो न केवल एक तहजीब और तमद्दुन के लिहाज से हम ईरान को देखते हैं, लेकिन सबसे अमीर देश वो ही है। उसकी आबादी तकरीबन 93 मिलियन, मतलब 9.5 करोड़, 9 करोड़ के अराउंड है। 9 करोड़, 9.5 करोड़ का है, सबसे बड़ा देश है। और उसके साथ हम सही रिश्ते रखें तो तब हम आगे बढ़ सकते हैं, एशिया को बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये कहना कि हमें एशिया की ज़रूरत नहीं है, हमें ग्लोबल साउथ की ज़रूरत नहीं है, हम तो अमेरिका को पकड़ना चाहते हैं और उनको हमने गला मिलाया और उन्होंने हमसे हाथ जोड़ा और टीवी कैमरा वहाँ हो तो तब हमारी कूटनीति कामयाब है। तो अब ये क्या बकवास?
ईरान का पलड़ा भारी है इस जंग में और अमेरिका खुद निकलना चाह रहा है अब किसी न किसी तरह, तो इंडिया पर क्या असर पड़ेगा इस जंग का? इस जंग का बहुत बुरा आर्थिक नतीजा है। अव्वल तो न तो कुकिंग गैस मतलब खाना पकाने के लिए गैस मिल रहा है, न तो फर्टिलाइज़र बनाने के लिए एलएनजी मिल रहा है, जी और न तो आसानी से हम पेट्रोलियम या तेल जो कहते हैं कच्चा तेल क्रूड ऑयल उसको हम खरीद पा रहे हैं। और मैं समझता नहीं हूँ, क्योंकि मैं भी उस पद में था, कि हरदीप पुरी जी ने क्यों स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स को ज़्यादा नहीं किया, जबकि जंग छेड़ने का बिल्कुल संभावना था। 1 साल से खबर चल रही थी कि नहीं नहीं, 3 साल से, 3 साल जब से कि 2023 में जी हमास का हमला हुआ इजराइल पर, तब से लेकर कोई भी वहाँ उस पद में बैठा हो, द चेयर ऑफ द पेट्रोलियम मिनिस्ट्री, आई वॉज देयर, जी तो वो जानता कि अरे खतरे में हम आ रहे हैं, हमारे पास इतने स्टॉक्स हैं क्रूड ऑयल के, इतने स्टॉक्स हैं एलएनजी के, इतने स्टॉक्स हैं एलपीजी के, और इसको बढ़ाना चाहिए ताकि कम से कम 2-3 महीने तक हम जिएं, जबकि जंग छेड़ा जाता है। कब छेड़ा जाएगा हम नहीं जानते, लेकिन इस अमन के माहौल में जो भी हमें चाहिए स्टॉकिंग करने के लिए वो हम खरीदें। आप किसी भी घरेलू औरत से पूछिए जी कि जबकि नमक की कमी होती है वो ज़्यादा नमक नहीं खरीदते हैं, जबकि दूध की कमी होती है तब क्या वो दूध तो नहीं भारत के खरीदते? पास कितने दिनों का क्रूड ऑयल रिजर्व होता है? हमारे पास उस ज़माने में, आप जब पेट्रोलियम हाँ, मिनिस्टर थे? तब कोई 5 मिलियन टन थे। जी लेकिन हम तब भी सोच रहे थे कि इसको बढ़ाना चाहिए, इसको 10, 15, 20 बनाना चाहिए, और उसके लिए जगहों का खोज हो रहा था क्योंकि विशाखापट्टनम के पास जो ईस्टर्न घाट्स में कुछ गुफे होते हैं, वहाँ इसकी स्टोरेज हो रही थी। तो वेस्टर्न घाट्स में ऐसे ही कोई गुफे होंगे क्या, उसका खोज हो रहा था, और अब मैंगलोर के बगल में वो ढूंढ निकाले हैं, और वहाँ एलपीजी मतलब कुकिंग गैस, खाना पकाने का गैस, उसका स्टोरेज उन्होंने किया, कुल मिलाकर 2 दिन के लिए। क्या कमाल के लोग हैं कि 2 दिन के लिए उन्होंने स्टॉकिंग कर दिया था, और वो 5 मिलियन टन, जो कि आज तक कोई 20 मिलियन होना चाहिए था, जहाँ तक कि मेरी जानकारी है, और माफ़ कीजिए यदि मेरे आंकड़े गलत हों, कोई 10 मिलियन भी नहीं है, कोई 7, 7.5 तक है। मतलब जब आप मेरे ख्याल में 2004 में मिनिस्टर थे पेट्रोलियम के, उस वक्त 5 मिलियन, उस 11 सालों में लोगों ने कुछ भी नहीं किया इसका मतलब। कुछ किया है, 2 मैं मिलियन जहाँ तक कि मुझे पता है 2.5 मिलियन और उन्होंने किया रखा है, लेकिन ये आप हरदीप जी से पूछिए, मैं नहीं जानता सही आंकड़ा। लेकिन ये मैं जानता हूँ कि जो कुकिंग है गैस है हमारा, उसको हमारे पास स्टॉक्स जो है वो कोई 2-2.5 दिन के लिए है। तो भारत के पास ऑप्शन क्या होगा अगर स्टेट ऑफ हुर्मुज पर ईरान टैक्स लेने की बात कर रहा है, वो परमिशन भी देगा, अपनी मर्जी से जाने देना नहीं देना है, तो अल्टरनेटिव, चूँकि अभी तक जो भारत का कुकिंग गैस है वो 90% कतर या स्टेट ऑफ हुर्मुज से आता है, हमारा पेट्रोल भी 40-50% वहीं से आता है तेल, तो भारत उस रूट के अलावा और किधर से ले सकता है? क्या रूस से या अमेरिका से? ऐसा है कि कतर के जो फैसिलिटीज़ हैं जी उसको ख़त्म किया गया है ईरान की तरफ से, और कम से कम 5 साल लगेंगे उसको पुनर्जीवित करने में, उसको पुनर्निर्माण करने में। तो अब कतर की तरफ हम देख नहीं सकते हैं फ़िलहाल, लेकिन 90% जिसका आयात हम करते थे वो कतर से आता था, जी और वो डील तब हुआ जबकि मैं मंत्री था। अच्छा, आपके ज़माने में? उसके पहले ही हो चुका था, जी लेकिन उसको हम जारी रखें और उसको थोड़ा बहुत बढ़ाए। अब
जबकि इनको पता, लेकिन साथ साथ मैं खोज में था जी। कि और कहाँ से मिल सकता है, और दो चार ऐसे देश मेरे नज़र में आए जहाँ से कि हम आसानी से एलपीजी और एलएनजी, मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिसको आप खाना पकाने का गैस कहते हो, और एलपीजी जिसकी आवश्यकता है फर्टिलाइज़र बनाने के लिए, वो आसानी से हम मलेशिया से खरीद सकते हैं, इंडोनेशिया से खरीद सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया से खरीद सकते हैं, चीन से खरीद सकते हैं, शायद रूस से ज़रूर खरीद सकते हैं, और फिर उनको छोड़कर हम अमेरिका तक जा सकते हैं। तो 40 ऐसे ममालिक हैं, हरदीप जी का कहना, जिसके साथ वो संपर्क में है। लेकिन आज उनके साथ संपर्क में होने से क्या फ़ायदा यार, पहले ही तुम्हें पता था कि 40 ममालिक हैं इस दुनिया में जहाँ से कि आप एलपीजी खरीद सकते हो, एलएनजी खरीद सकते हो, तो पहले ही आपने इंतज़ाम करना था। जबकि 2023 अक्टूबर में आपको पता लग गया कि तनाव बढ़ने वाला है, और उसका सबूत हमारे सामने आया सन 23 में, सन 24 में, और अंत में जून 25 में। तो तब तो आप सावधान हो जाते, तब तो आप चुस्त हो जाते और कुछ स्टॉकिंग करते, लेकिन लापरवाही वो किया नहीं। आज कह रहे हैं कि सारे हमारे ऑयल रिफाइनरीज को बताया गया है कि आप एलएनजी, मतलब एक कुकिंग गैस, एलपीजी, जो कि उसका उत्पादन आप बढ़ाइए, बढ़ा तो सकते हैं, लेकिन फिर दूसरे जो है पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी, इन सब का जो उत्पादन है वो कम हो जाएगा। तो ये सब समझकर कि यहाँ हम जीतें तो वहाँ हम हारेंगे, ऐसा कुछ इंतज़ाम करना जैसे कि हम सुरक्षित हों, इसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं एनर्जी सिक्योरिटी। अब मैं नहीं जानता हूँ कि हिंदुस्तानी में वो क्या शब्द होते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में हमारे सारे दर्शक जो है वो एनर्जी सिक्योरिटी समझ लेंगे। आप अंग्रेजी में बोल लेकिन ये जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसके बारे में दोवल साहब कुछ नहीं जानते। वो तो समझते हैं कि 15 गार्ड अपने पास रखे तो वो बनता है सिक्योरिटी। तो वो कुछ जियोपॉलिटिकल सिक्योरिटी के बारे में जाने, एक्सटर्नल अफेयर्स के जयशंकर उसके बारे में कुछ जाने, कूटनीति सिक्योरिटी क्या होती है वो शायद जयशंकर जाने। लेकिन जब तक कि एनर्जी ना हो तब तक विकास कैसे हो सकता है, तब तक आर्थिक विकास कैसे हो सकता है। तो जबकि ये बुनियादी चीज़ है कि एनर्जी हो तो तब हम अपने को सुरक्षित रख सकते हैं और कि हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन एनर्जी न हो तो आप बहुत बड़े दिक्कत में हो। तो ये जो असर है या एनर्जी का क्राइसिस है, अगर भारत में होगा तो चीन में भी हो सकता है, यूरोप के देशों में भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ भी यहीं से जाता है सब कुछ। कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ होगा थोड़ा बहुत क्राइसिस, जी। लेकिन उन्होंने आगे से ही ढूंढ रखा है मतलब दूसरे रिश्ते। रूस के साथ तो उनके रिश्ते बहुत ही करीब हैं चीन के, वैसा ही ऑस्ट्रेलिया हो, इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो, उन सब के साथ उनके रिश्ते हैं। लैटिन अमेरिका में जाकर उन्होंने खुद अपना निवेश किया है, और वेनेजुएला छोड़कर बहुत से देश हैं वहाँ जिनके साथ उन्होंने अच्छा संबंध रखा है। तो और अफ्रीका में भी देश है। तो इन्होंने चीनी लोगों ने आगे से देख लिया था कि हम पर खतरा हो सकता है, तो इसलिए हम इसके लिए कुछ तैयारी करें। लेकिन हिंदुस्तान में हम कहने लगे हम तो विश्व गुरु हैं, हम तो विकसित भारत बनाने में लगे हैं, हम तो बहुत ही आगे पहुंच गए हैं, दुनिया भर हमारे तार देख रहा है और कह रहा है कि दिस इज़ नॉट एन एरा ऑफ वॉर, मोदी जी का कहना है।
और इसलिए हमने सोचा कि सब कुछ ठीक रहेगा यहाँ, और इसलिए हम इतनी बुरी संकट में पड़ गए हैं। मुझे मतलब कुछ लोग कह रहे हैं, जो एक्सपर्ट हैं, कि भारत को या मोदी जी को यकीन था कि ईरान में तख्ता पलट हो जाएगा, वो रज़ा पहलवी की सरकार बन जाएगी और उसके बाद फिर पूरा ईरान भारत के हाथों में होगा, ईरान की पॉलिसी वही होगी जो अमेरिका चाहेगा, और अमेरिका भारत के साथ है। इसके बारे में मुझको कुछ खास ज्ञान नहीं है, लेकिन जो आप कह रहे हैं जी। उसको अपनाने में मुझको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये दो लोग जो है, मोदी और जी। जयशंकर, खास तौर पर जयशंकर, ये हमेशा सोचते आए हैं कि ये सारी दुनिया में एक ही महाशक्ति है और वो है अमेरिका। तो हमारे रिश्ते अमेरिका के साथ अच्छे हों तो तब कोई दिक्कत नहीं होगी, और कोई भी दुनिया में हम पर आक्रमण नहीं कर सकता, हमारा बुरा नहीं कर सकता है। लेकिन जब उनको ये नहीं पता था कि ट्रंप का चरित्र क्या है, कि अमेरिका की जो समस्याएं हैं वो क्या हैं, कि कैसा माहौल बदल रहा है उस देश में, तो उसको अंग्रेजी में कहते हैं पुटिंग ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तो सारे अंडे को आपने अमेरिका को दे दिया, तो तब जब टूटता है तब आप करोगे क्या? तो हम जब से कि हम आज़ाद हुए, पंडित जी ने देखा कि हम अमेरिका पर निर्भर रहें तो हम गुलाम बन जाएंगे, कि हमारी आज़ादी छुटकर चली जाएगी। और राजीव जी के ज़माने तक हम इस पर सुदृढ़ रहे। फिर कुछ हिलना चिलना शुरू हुआ, और मनमोहन जी के ज़माने में हमने सोचा कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हमारे देश में आ जाए तो तब न्यूक्लियर पावर के साथ हम जी सकते हैं। तो उन्होंने समझौता किया। अमेरिकनों ने कहा कि सबसे पहले ये मणिशंकर को निकालिए, क्योंकि वो एक पाइपलाइन लगाना चाहता है ईरान से पाकिस्तान होते हुए भारत तक लाने का, और शायद उसको आगे ले जाकर चीन तक पहुंचाने का, क्योंकि जो हमें पैसा मिलेगा चीन से उन तक पहुंचने में, उसके साथ हम ये जो बहुत बड़ा बिल होगा ईरान और पाकिस्तान की तरफ से, उसको हम पूरा कर पाएंगे। तो इस पर मैं सोच रहा था, और इसकी बहुत बड़ी पब्लिसिटी हो गई थी जी। तो अमेरिका के एम्बेसडर मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि आपने इल्सा का सुना नहीं है? तो मैंने कहा कि इराक लिबिया सैंक्शंस एक्ट, सॉरी ईरान लिबिया सैंक्शंस एक्ट, जो इल्सा कहते हो, उसके बारे में मुझको पूरी जानकारी है, लेकिन वो तो आपके घरेलू लॉ है। जहाँ तक कि इंटरनेशनल लॉ है, आप मुझे बताइए कि उसका उल्लंघन नहीं हो रहा है, जबकि आप हमें धमकी देते हो। लेकिन मनमोहन जी अमेरिका गए और वापस आने पर उन्होंने मुझसे कहा, वही मनमोहन सिंह जिन्होंने कि मुझे इजाज़त दी थी पाकिस्तान और ईरान से गुफ्तगू शुरू करने का, उन्होंने कहा कि नहीं, इसको आप बंद कर दीजिए। ये भी नहीं, इतना ही नहीं कि यह बंद हुआ, जो बर्मा से बांग्लादेश होते हुए हम हल्दिया पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को गैस लाना चाह रहे थे एक पाइपलाइन लगाकर, उसको भी हमारे विदेश मंत्रालय ने रोका। तो और हम जो हमारे पास तेल है, लेकिन वो डेक्कन ट्रैप में है। हमारे पास है तेल? अरे सुनिए, दो जगह हैं, एक समुंदर में और एक ज़मीन में। समंदर में कहाँ? समुंदर को छोड़िए, पहले हम ज़मीन पे आए। आप शायद जानते होंगे, लेकिन पता नहीं कि कितने दर्शक जानते हैं कि कोई 6 मिलियन ईयर्स अगो, मतलब कोई 6 करोड़ साल पहले, अंटार्कटिका जो है दक्षिण में, उसमें से एक हिस्सा टूटा जिसका नाम था गोंडवाना, और वो समुंदर में तैरते तैरते यूरेशिया की तरफ आते रहा। करोड़ों साल लगे, लेकिन ये शुरू हुआ था 6 करोड़ साल के पहले। और जबकि गोंडवाना ये मैडागास्कर के बगल में आया, तो तब मैडागास्कर में
इतने वोल्केनोज जो हैं वो फूटे कि उसका लावा जो है और वोल्केनिक रॉक जो है वो गोंडवाना पर पड़ गया, और गोंडवाना तैरते तैरते यहाँ यूरेशिया तक पहुँचा। और जबकि धक्के के साथ वो यूरेशिया से जुड़ा तो धक्का इतना ज़्यादा था कि हिमालय बन गए, जो दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ हैं। तो वो बनने पर बहुत से मछली वगैरह तो उसी के नीचे मर गए होंगे। अब तक हमने ढूंढ नहीं निकाला है। हमने सोचा था, इसीलिए ONGC दिल्ली में है, देहरादून में है, कि तराई में हमें मिलेगा, लेकिन मिला नहीं। यहाँ दक्कन जो है वहाँ ये वॉल्केनिक रॉक और लार्वा है, और उसके नीचे किसी एक किस्म के पाताल में हम देखते हैं कि तेल है। अब रहा कि कैसा टेक्नोलॉजी हम खोज निकालें जिससे कि हम इस रॉक और लार्वा के भीतर जाकर हम अपने तेल तक पहुँचे। जहाँ तक कि ऑफशोर है जी, बॉम्बे हाई 1973 में 1973 में वहाँ हमें तेल मिला। आज तक हम उसी तेल पर निर्भर हैं। लेकिन वहाँ तेल हो, कितना है वहाँ तेल मुंबई में? बहुत है, 73 से चलते आ रहा है और बहुत साल तक चलेगा। तो जबकि बॉम्बे हाई में तेल है तो लाजमी है कि दूसरे जो तट के बगल में है, समुंदर के तट में बगल है, वहाँ कुछ ना कुछ मिलेगा, लेकिन उसका खोज करना है। तो मैं नॉर्थ सी को गया, नॉर्वे गया, और बहुत ज़िद्दी से मैंने कहा कि आपके रिग पर मुझे जाना है। तो मैं गया रिग पर और मैंने उनसे पूछा कि आप कितनी गहराई पर ड्रिलिंग कर रहे हो। तो उन्होंने बड़े फ़ख्र से कहा कि 150 मीटर पर। 150 मीटर। तो मैंने उनसे कहा कि ये भारत में होता तो हम झील कहते नॉर्थ सी को, क्योंकि हमारे यहाँ 10,000 मीटर तक हमें नीचे जाना होगा, और जब तक कि वो टेक्नोलॉजी ना आए जो मात्र हमारे लिए ज़रूरी है, तब तक उसको हम निकाल नहीं पाएंगे। तो जबकि मैं मंत्री था, मैं कोशिश कर रहा था कि एक नेटवर्क बनाए सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स का विकसित देशों में, जो कि हमें ये क्या कहते हैं, रिसर्च हम इकट्ठे करें, टेक्नोलॉजी नया खोज निकालें, ताकि जो हमारा अपना तेल है और अपना गैस जो है उसको हम खोज निकालें। और उस ज़माने में बे ऑफ बंगाल में लग रहा था कि रिलायंस ने बहुत कमाल किया है, लेकिन अब पता है कि वो झूठ बोल रहे थे और उनको कुछ तकरीबन कुछ नहीं मिला है। तो खैर ये बदलता रहता है जी, लेकिन इसके बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल। तो मुझको एक डॉक्टर ऑफ साइंस बनाया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस ने, और जो भाषण मैंने दी उस अवसर पर मैंने दिखाया कि कैसे हम अपनी एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ा सकते हैं, घरेलू स्तर पर और विदेशी स्तर पर। और जबकि हमारी सरकार गिरी और धर्मेंद्र प्रधान बने पेट्रोलियम मंत्री, तो मैंने अपना जो भाषण था वो मैंने उनको दिया और कहा कि इसको आप पढ़ लीजिए। जबकि बाद में मैं धर्मेंद्र प्रधान से मिला तो उन्होंने कहा कि ये तो बड़ा फ़लसफ़ा आप बता रहे हो, हमारा उससे क्या लेना देना। तो या तो वो पढ़े नहीं या उनके समझ में नहीं आया। तो मैं बहुत उम्मीद रख रहा था कि हरदीप पुरी, जो मेरे साथ फॉरेन सर्विस में थे और जिन्होंने अपना नाम बहुत कमाया था फॉरेन सर्विस में, कि ये आ गए हैं, इनमें कुछ बुद्धि है, कुछ पढ़ाई है, तो जब वो बनते हैं तब वो अपने पेपर्स में खोज निकालेंगे कि इस ऐसे सोच भी रहे हैं। लेकिन हुआ कुछ नहीं। तो कोई 1 या शायद 2 साल पहले इत्तफाकन कहीं मैं मिला उनसे, और मैं तो बीजेपी वालों से मिलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ये समझदार आदमी बन गया मंत्री,
तो क्यों नहीं मैं अपनी झिझक को छोड़ूं और मेरी ज़िद्दी को छोड़ूं और इनसे तो मैं मिल लूं। इनको तो अब 35 साल से कम मैं जानता हूं। तो मैं गया, हरदीप को मैंने इशारा किया कि ज़रा बात कर सकते हैं क्या, और मैंने उनसे पूछा कि हम आपके घर पर हम मिल सकते हैं क्या। मैंने कहा यस सर, क्योंकि मैं उनके सीनियर हूँ। जब सीनियर है उनके जी। अब 2.5 साल से मैं इस इंतज़ार में हूँ कि वो मुझे अपने घर बुलाएगा। अभी तक नहीं बुलाया उन्होंने? अभी तक नहीं बुलाया। तो जो सरकार कुछ भी सीखने को तैयार नहीं है और जो कि समझती है कि कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ जो है वेद और अद्वैत में और रामायण में लिखा हुआ है, तो उनको हम क्या सिखा सकते हैं। बिल्कुल। और सीखे नहीं तो हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, जपते रहें। एक दो और बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है और मैं चाहता हूँ कि उस पर आप बोलें। ये जो अरब ममालिक हैं, इनका डिफेंस एग्रीमेंट था अमेरिका के साथ, अमेरिकी फ़ौज उनके यहाँ सारी चीज़ें, और ईरान ने अमेरिका के जवाब में वहाँ मौजूद उनके फ़ौजी अड्डों पर हमला किया है। तो अब इन ममालिक की पॉलिसी क्या होगी दिफा को लेकर के, क्या लगता है वो दो आपको? चीज़ कर सकते हैं। जी अपने को बचाना हो तो तब अमेरिका का हाथ छोड़े जी और ईरान के साथ दोस्ती करें। उन्होंने अमेरिका का हाथ छोड़ा तो वहीं के वहीं ईरान उनको गले से मिलाएगा, तो वो भी रह जाएंगे, ईरान भी रह जाएगा। लेकिन उन्होंने ज़िद्दी की, या अमेरिकनों ने ज़िद्दी की। अमेरिकनों के 70,000 जवान, 70,000 इस इलाके में हैं, और इन्होंने पता नहीं कितने बेसेस बनाए हैं और क्या खर्चा हो रहा है उस पर। तो यहाँ से ही आक्रमण हो रहा है ईरान पर। तो ईरान में, जो कि इस जंग के लिए तैयारी करते आई है 30 साल से, या और ख़ास तौर पर पिछले 10-12 साल में, जी उन्होंने सोचा कि अमेरिका को दबाने के लिए हम आक्रमण करें उनके बेसिस पर। तो जहाँ भी एक अमेरिकन मौजूदगी है उसको हमने ख़त्म किया, तो ये लोग तो 12,000 किलोमीटर के दूर से आ रहे हैं, वो हमारे यहाँ कैसे पहुँचेंगे। तो वो अरबी देशों पर आक्रमण नहीं कर रहे हैं, वो जहाँ अमेरिका के मिलिट्री एसेट्स या इकोनॉमिक एसेट्स हों उन पर वो हमला कर रहे हैं। और ये अरब देश ये समझ लें इस अंतर को, तब वो खुशी से जी सकते हैं और ईरान भी जिएगा। लेकिन ये न समझें और अमेरिका के गुलाम रह जाए या अमेरिका के कठपुतली ले जाए, तो तब उनका भविष्य अंधर में है। उनको एक डर ये भी लगता है कि अगर हम अमेरिका से मदद ना लें, उनके हथियार उनकी फ़ौज ना रहे, तो ईरान हमें अपने साथ मिला लेगा और ईरान हमारा नया बॉस बन जाएगा, ऐसा उनको डर है। वो क्यों बने? दोनों मुसलमान देश हैं, दोनों का एक विरासत है जो कि हज़ारों साल का है या कम से कम 1,500 साल का है, और एक दूसरे को वो जानते हैं। अब जब तक कि यहाँ ईरान में एक बदलाव हुआ 16वीं सदी में, तब तक तो अरब और ईरान के बीच में कोई अंतर नहीं था। अरब लोग आते थे, ईरान के लोग वहाँ जाते थे। फिर जबकि यहाँ शिया लोग बने और वहाँ सुन्नी रहे, तो तब मतभेद आने लगे। लेकिन मतभेद तो खास तुर्की के साथ था, अरब देशों के साथ नहीं है, क्योंकि सारे अरब देश तुर्की साम्राज्य में थे, ओटोमन एम्पायर। हाँ, तो इसलिए अरब देशों से लड़कर क्या फ़ायदा, तुर्की था जो दुश्मन। तो इसलिए तुर्की सुन्नी लोग थे और सुन्नी साम्राज्य चलाते थे, और इन्होंने अपने को शिया कहा। लेकिन सुन्नी हो या शिया हो या जो भी हो, आप तो मुसलमान हो, और इस्लाम एक ऐसा, इस्लाम उम्मा जो है, इस्लाम मिल्लत जो है, आप ही का नाम मिल्लत है, तो इसका मतलब बनता है कि आप सब एक हो। अब एक होते वक्त कोई दिक्कत नहीं रहेगी।
ईरान बड़ा देश है तो उसका प्रभाव रहेगा ही, लेकिन अब आप अमेरिका के प्रभाव में हो तो क्या फर्क पड़ता है? आप तो कठपुतली बनोगे यदि आप एक आत्मविश्वास के साथ अपने ही डिफेंस के लिए आपने कुछ नहीं किया। अब ये ट्रूशियल स्टेट्स कैसे बने? जहाँ भी तेल मिला था वहाँ एक राज्य बना दिया अंग्रेज़ों ने और इसका नाम बताया ट्रूशियल स्टेट्स। तो कुवैत है, कतर है, दुबई है, ओमान है, अबू धाबी है, शारजा है, रास अल खैमा है, बहरैन है, ये सब कैसे बने? अंग्रेज़ों ने बनाया। और जबकि तुर्की को हराया पहले महायुद्ध में, तो तब उन्होंने कहा कि हम इनके साथ रहेंगे क्योंकि हम ही ने इन बद्दुओं को बनाया है शेख। और उनके और फिर जो उनको क्या चाहिए, कुछ पैसे चाहिए तो एक हिस्सा वो ले लें, लेकिन हम यहाँ प्रभावी रहेंगे और इसका आर्थिक फ़ायदा हम उठाएंगे। और जबकि ब्रिटेन का साम्राज्य ख़त्म हुआ तब अमेरिकन उनके जगह पहुँच गए, उनके जूते में आ गए। और जबकि वो अमेरिकन आ गए तो तब उन्होंने बेसिस का बनाना शुरू किया और इनको जो कुछ भी चाहिए था वो देते रहे, वहाँ भी और फिर अमेरिका में भी। क्या शानदार तरीके से वो जो बंदर, सुल्तान बंदर थे, जो अमेरिका, जो सऊदी के एम्बेसडर थे, वो तो वाइस प्रेसिडेंट से ज़्यादा थे उनका प्रभाव अमेरिका में। तो ये लोग वैसे हो गए। उस बीच में आपने मुझसे एक सवाल किया था कि अमेरिका क्यों लगा हुआ है इजराइल से। ये जो यहूदी हैं अमेरिका में वो बहुत ही अमीर है, बहुत ही अमीर है और एकजुट है। तो उन्होंने अमेरिका से कहा कि यहूदियों को तंग करने का काम आपने कभी नहीं किया है, अब जो इजराइल बन गया है उसका साथ देना आपका फ़र्ज़ बनता है। हम उन पॉलिटिकल पार्टीज़ और उन राजनीतिज्ञों का साथ देंगे जो कि इजराइल को हिफाजत देगी और उनकी आर्थिक बढ़ाव के लिए पैसा देगी। आप नहीं गए, नहीं उनका साथ दिया, तो तब जो पैसा हमारे पास है वो आपको मिलेगा नहीं। तो इस कारण जबकि नरसिम्हा राव जी ने इजराइल के साथ हमारे कूटनैतिक रिश्ते को बढ़ाया, तो पार्लियामेंट में मैंने कहा कि हमें अब एक सफ़ीर भेजना है तेल अवीव को। आप किसी को ना भेजिएगा, जो न्यूयॉर्क में कौंसल जनरल हैं उन्हीं को एम्बेसडर बनाकर वहाँ एक्रेडिट कर दीजिए, क्योंकि इजराइल तो मैनहट्टन से चलता है, इजराइल वहाँ पश्चिम एशिया में नहीं चलता है। अब इसका सबूत है आज हमें अब पता लग गया है। तो दोनों अमेरिका में दो पार्टी सबसे पावरफुल है, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन, कभी इसका सदर कभी उसका सदर। तो हम देखते हैं कि जो दोनों की सरकार बनती है दोनों का सदर इसराइल के, क्योंकि दोनों को, जैसा कि हिंदुस्तान में होता है ना, आप समझते हैं कि अंबानी अडानी एक ही पार्टी को पैसे देते ना, सबको दे देते, कांग्रेस को भी देते हैं। हाँ, कुछ थोड़ा बहुत यहाँ ज़्यादा वहाँ। अच्छा। तो ये यहूदी बिजनेसमैन जो हैं, और मैं यहूदी नहीं कहना चाहता, जो ज़ायनिस्ट बिजनेसमैन, ये ज़ायनिस्ट लोग ने दोनों पार्टियों को पैसा दिया है और इजराइल की पॉलिसी को बाई पार्टिज़न बना दिया है कि दोनों पार्टियां इजराइल का हिफाजत करना अपना फ़र्ज समझते हैं और उनके आर्थिक विकास के लिए जो भी उनको ऋण देना हो या निवेश करना हो वो भी दे देते हैं। मैं नहीं जानता कि आप इजराइल हो आए हो या नहीं। नहीं, मैं नहीं गया। मैं हो आया हूँ। मैं गाज़ा में था, लेकिन मजबूरन मुझको इजराइल जाना पड़ा। तो इजराइल और ये क्या कहते हैं, फ़िलिस्तीन, जॉर्डन नहीं, उस तरफ नहीं, वेस्ट बैंक, गाज़ा में जो फ्रंटियर है, रफ़ा कहला, हाँ, नहीं, रफ़ा तो इजिप्ट के तरफ है, इसको एरेस कहते हैं। अच्छा। जो क्रॉसओवर पॉइंट है इजराइल से गाज़ा, अलकरम बॉर्डर। नो, अब ये मैं नहीं जानता, एरेस ऐसा कुछ नाम था। अच्छा। तो वहाँ आप वहाँ से आ रहे हो इजराइल से,
तो लगता है कि कैलिफोर्निया से आप निकल रहे हो। अच्छा। और जैसा कि आप सीमे को पार करते हो तब लगता है कि कलकत्ता का सबसे खराब जो झुग्गी झोंपड़ी है उस देश में आ गए हो। तो अमेरिकनों ने इसको एक बहुत ही अमीर देश बनाया है, और क्योंकि उनका अस्त्र है, उनके लोग हैं, इसलिए इज़राइल समझती है कि मैं सुरक्षित हूँ, और जो भी हरकतें मैं करूँ अमेरिका हमारे साथ रहेगा, डेमोक्रेट हो या रिपब्लिकन हो, क्योंकि हमारे लोग जो हैं न्यूयॉर्क में वो हमारे पीछे वो हमारा साथ देंगे। तो ये इस परिस्थिति में और कोई चारा नहीं है सिवाय ईरान और अरब देशों मिलकर एशिया को दोबारा वो शक्तिशाली बनाए। अब जबकि हम आज़ाद हुए, आपको याद होगा, जी। शायद दर्शकों को हमें याद दिलवाना होगा कि सबसे पहली अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग जो पंडित जी ने गठित किया जी जी। वो था मार्च 1947 में। उसको एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस कहते थे। और उस एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस में जो चंद ममालिक आज़ाद थे उनको बुलाया गया, और वो सारे फ्रीडम मूवमेंट्स जो बाकी जगह में थे उनको भी बुलाया गया, और उसमें इज़राइल को भी हमने बुलाया, अरब लीग को भी बुलाया, और फिर एक एशियन पहचान जी। तैयार करने की कोशिश हुई। और फिर जबकि चीन कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस में आ गया जी। तो तब हमने खास रिश्ते चीन के साथ बनाने की कोशिश की, और दुनिया भर जानती है कि सोवियत संघ के साथ हमारे रिश्ते खास तौर पर स्टालिन की देहांत होने के बाद बहुत ही करीब हो गए थे, और आज तक वो चलते आ रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि इट इज़ ए टाइम टेस्टेड रिलेशनशिप। क्यों? क्योंकि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी। ने शांति निकेतन में दिखाया कि एशियन रेनेसांस, मतलब जो सहाफ़ी तौर पर, जो लिटरेचर के साथ तौर पर, जो मौसीकी के तौर पर, जो फ़लसफ़ा के तौर पर, जापान हो या अरब देश हो या तुर्की हो, जी। हम सब वहाँ शांति निकेतन में उनको बुलाते थे और कहते थे कि आप एशिया का पहचान बनाइए। लेकिन अब जबकि हम सब आज़ाद हो गए हैं या होने वाले हैं, तो पंडित जी ने कहा कि वी मस्ट कन्वर्ट दिस एशियन रेनेसांस इनटू एन एशियन रिसर्जेंस, और कि सारे एशिया को हम एकजुट करके हम दुनिया की जो प्रगति है, जिसमें कि हम आगे का स्थान जी। इतिहास शुरू होने के बाद 200 साल पहले हम ही ने कायम रखा था, उस स्थिति पर पहुंचने के लिए एशिया में एक पहचान बनाना है, एशिया को की एकता बनानी है, और एशिया के नाम में हम आगे बढ़ सकते हैं। अब ये करने का मौका अचानक आ गया है, क्योंकि अमेरिका को तो हार मिल रही है और वो वापस चला जाएगा। अरब देशों को पता लग गया कि इन पर भरोसा रखना नहीं कर सकते, वो बिल्कुल गलत बात होगी। इज़राइल तो नाचीज़ हो जाएगा। जी। और उस बीच में ईरान ऊपर आएगी, रूस उनके साथ है, चीन भी उनके साथ है, भारत भी उनके साथ जुड़ जाए तो कौन रहेगा एशिया में जो कि इसके साथ न जुड़े। जी। अब हम कहते हैं कि ये जो चल रहा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जी। उसमें हम शामिल नहीं हुए, बाकी सभी लोग जुट रहे हैं। और पाकिस्तान के साथ हम रिश्ते न रखते हैं तो अफ़गानिस्तान द्वारा हम यूरोप नहीं पहुंच पा रहे हैं, और इसलिए हमने चाबहार का सोचा, लेकिन उसको भी अमेरिकनों ने बंद किया, और तब भी हम अमेरिका के साथ हैं। ये गज़ब बात है कि ईरान से हमें तेल मिलता था, ईरान से हमें गैस मिलता था, ईरान हमारा सबसे करीब दोस्त और पार्टनर था, और उनको छोड़ देते हो क्योंकि अमेरिकनों को पसंद नहीं है। ये क्या कूटनीति है?
तो हम ईरान के साथ जुड़ जाएं, अरब देशों के साथ जुड़ जाएं, तुर्की के साथ जुड़ जाएं, रूस के साथ जुड़ जाएं, जापान, कोरिया और चीन के साथ जुड़ जाएं, और वहाँ देखिए इंडोनेशिया, मलेशिया के साथ जुड़ जाएं, और दक्षिण एशिया जो है, जनूबी एशिया, जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, ये 8-7 मुल्क हैं जो हमारे करीब के हैं, उनके साथ हमारे रिश्ते कितने ख़राब कर दिए मोदी जी ने। इसको हमने बेहतर किया और ये बन गया एक जोन ऑफ पीस। तो तब आप देखेंगे कि भारत का नाम वाकई उठ जाएगा। फिर विश्व गुरु बनेगा भारत। विश्व गुरु तो तब बन सकते हैं जबकि हम दुनिया को सिखाएं कि शांति का पथ क्या है, कि अहिंसा का पथ क्या है, कि सत्य का पथ क्या है। और ये सब गांधी जी ने हमें सिखाया है। हमसे बेहतर कोई नहीं जानता है कि गांधी जी ने क्या कहा। अब उसको लेकर ही पंडित जी ने अपनी कूटनीति बनाई है। और आज के दिन मैं कहता हूँ कि इतना सुंदर मौका आया है एशिया को जोड़ने के लिए कि अमेरिका को आप भूल जाइए, घटिया लोगों को वहाँ भेजिए, लंदन को सबसे फजूल आदमी भेजिए, क्योंकि उनका कोई मतलब लेना देना नहीं है। हम इन 8 ये जो हमारे पड़ोस के 7 देश हैं, हमारे सबसे सक्षम जो डिप्लोमेट्स हैं उनको वहाँ भेजना चाहिए। और यहाँ दिल्ली में हमें तय करना चाहिए कि घर में ही शांति शुरू होता है, और हमारा घर जो है वो हमारे पड़ोसी के साथ, ये हमारा इलाका है, और यहाँ हमने दुनिया का उदाहरण बना दिया इस रीजन को, एक शांतिपूर्वक रीजन। तो तब आप देखेंगे कि हमारा सितारा जो है वो कैसे दुनिया में चमकेगा। लेकिन जब तक कि मोदी और जयशंकर सोचें कि अमेरिका से गुलामी करने से, अमेरिका के सामने घुटना टेकने से कभी भी एक नहीं चलो। मैं आपको याद दिलवाना चाहता हूँ कि रविन्द्रनाथ टैगोर गुरुदेव जी ने क्या सिखाया हमें, डू नॉट बेंड योर नीज बिफोर इंसोलेंट माइट। और ये घुटने टेक रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा, एकला चलो रे, अकेले चलो, और फिर पूरी दुनिया आ जाएगी आपके पीछे। ये नेहरू जी ने दिखाया है कि संभव है 20वीं सदी में। 21वीं सदी में अब एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने को आज़ाद बनाएं और हम इस हमारे रीजन को, हमारे कॉन्टिनेंट को, और अंत में जाकर विश्व को एक शांतिपूर्वक दुनिया बनाएं। लेकिन इस मौके को आपने छोड़ा तो मुझे नहीं पता कि कब आएगा। मौका मिलेगा, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये जो जंग है कब तक रुक सकती है? अमेरिका कह रहा है कि 15 चीज आप करो और तभी हम मानेंगे, और ईरान कह रहा है कि 5 चीज आप कीजिए और तब हम होगा। और जो 15 चीज आपने हमसे मांगी है हम देने को तैयार नहीं है। जो हमने 5 चीज मांगी है आपने माना नहीं है। लेकिन न भूलिए कि इस जंग में जीतने वाले ईरान है और हारने वाले अमेरिका है। तो जो जीतता है वो बनता है सिकंदर, और वो बताएगा कि किस आधार पर शांति हम दोबारा कायम कर पाएंगे। ये है हकीकत। ट्रम्प के बारे में आपको क्या लगता है, क्या कहेंगे? ट्रम्प हर मिनट उनका बयान बदलता रहता है। अभी कल परसों बोल रहे थे कि रानियों ने मुझे ऑफर किया था अपना सुप्रीम लीडर बनाने के लिए। 48 घंटे की धमकी कभी। लेकिन देखिए, कोई मेंटली स्टेबल ना हो तो उसको अस्पताल ले जाना है। अब हम अस्पताल नहीं ले जा रहे हैं ट्रम्प जी को, हम घुटना टेक रहे हैं उनके सामने। तो मैं नहीं कह सकता है, मैं ये कह सकता हूँ कि आज के दिन असंभव है कि शांति आए, लेकिन कल क्या होगा मैं नहीं कह सकता हूँ। मैं कोई ज्योतिष नहीं हूँ, मैं बस एक अय्यर हूँ, लेकिन मैं कोई ज्योतिष नहीं हूँ। बहुत शुक्रिया नाजरीन, हम लोगों ने काफ़ी लंबी बातचीत की अली जनाब मणिशंकर अय्यर साहब के साथ। आप कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, पेट्रोलियम मिनिस्टर रह चुके हैं और आप एम्बेसडर रहे हैं कई मुल्कों में। और ये जो पूरा वेस्ट एशिया है
और जो अरब ममालिक है, मुस्लिम एरिया है, उसमें आपकी अच्छी खासी एक्सपर्टीज़ है, आपकी दिलचस्पी रही है, अपने काम क्या है हर मुद्दे पर खुलकर बोलते हैं और बहुत तफसीली गुफ्तगू और डिटेल्स उन्होंने समझाया। मुझे भी बहुत कुछ नॉलेज मिला, सीखने को मिला। मुझे तो लग रहा है कि बहुत पहले इंटरव्यू करना था, काफ़ी ताख़िर से आकर के मैंने इंटरव्यू किया है। और जो सर का चैनल है उसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ अहम तरीन इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। बहुत शुक्रिया सर आपका टाइम देने के लिए, बातचीत करने के लिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। सलाम।